खाड़ी क्षेत्र फिर से सुलग उठा है। ईरान और अमेरिका के बीच ड्रोन और मिसाइलों से हमले फिर से तेज हो गए हैं। बहरीन, कुवैत समेत कई इलाकों में लगातार बज रहे सायरन से लोग दहशत में हैं। कोई कहता है कि ईरान ने आग लगाई, तो कोई कहता है कि इजरायल ने हालात बिगाड़े, तो कोई मानता है कि ट्रंप का आक्रामक रवैया इस पूरे संकट की जड़ में है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस जंग का कोई एक विलन है, या तीनों अपने अपने हितों की लड़ाई में पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं और पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगत रही है। आज इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाशेंगे कि आखिर खाड़ी का असली विलेन कौन। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आवाज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ गयूर मौलाई साहब हैं जो कि भारत के स्टूडेंट रहने वाले हैं लेकिन अभी ईरान में रिसर्च स्कॉलर हैं, तो ईरान की सरकार की नीतियों को बहुत बखूबी जानते हैं। आनंद आहूजा साहब हैं, अटॉर्नी हैं, न्यूयॉर्क से जुड़े हैं हमारे साथ। शिवकांत शर्मा साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंदन से जुड़े हैं हमारे साथ। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करूँगा प्रभु दयाल साहब आपसे कि इस पूरे मामले पे जब एक तरह से शांति की बहाली की उम्मीद दिख रही थी, तो फिर से हुआ कि नहीं, दोबारा से जो है डील टूटने के कगार पर है। ट्रंप ने कहा कि डील तो टूट गई है। हमें लगा कि एक दिन का मामला है, हमले किए फिर शांत हो जाएंगे, लेकिन लगातार 2 दिन तक हमला चल रहा है। आखिर माजरा क्या है कि कोई पीछे नहीं हटना चाहता है या फिर आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटे थे? लक्ष्मण जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो डील हुई थी उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ट्रैफिक है उसकी आवाजाही अलाउड है, और जब तक ये टाइम लिमिट है 60 दिन की थी, उसके बाद ये डिसाइड होगा किस तरह से, लेकिन 60 दिन तक तो कोई रुकावट नहीं होनी थी। देखिए, ईरान ने 3 वेसल्स पे फायरिंग की और अमेरिका का कहना है कि ये वायलेशन हुआ है। ये जो अग्रीमेंट हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, उसका वायलेशन। तो स्ट्रिक्ट टर्म्स में तो वाकई में ये वायलेशन है, क्योंकि अगर अग्रीमेंट था कि वेसल्स आ जा सकती है तो उनको क्यों फायरिंग की गई? अब दरअसल उसके होता जवाब क्या है में एम्बेसडर दयाल साहब, इसमें हो क्या रहा है कि मैं जिसके पक्ष को सुन रहा हूं लगता है कि वो सही है, दूसरे पक्ष को सुनता हूं तो लगता है वो सही है। ट्रंप की सुनिए तो लगता है कि वो सही, ईरान की सुनिए तो लगता है वो सही है। तो मेरा बहुत ही सटीक सवाल आपसे अगर पूछूं मैं कि असली विलेन है कौन? देखिए, दोनों साइड्स एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आप हिस्टोरिकली देखिए, क्रोनोलॉजिकली पहले ईरान ने फायरिंग की वो वेसल्स पे, वो एक वायलेशन हुआ। अमेरिका ने उसके बाद जो ऑयल एक्सपोर्ट्स पे सैंक्शंस हटाए थे, वो वेवर खत्म कर दिया, उन्होंने दूसरा एक ऑर्डर इशू किया। ईरान कहता है कि देखिए, अमेरिका ने जो अग्रीमेंट था उसको वायलेट किया, लेकिन क्रोनोलॉजिकली तो पहले ईरान ने फायरिंग की थी। अब जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ईरान ने यह भी कहा है कि जो आर्टिकल 1 था अग्रीमेंट का, वो कहता था कि लेबनान पे जो फायरिंग चल रही है, जो हमले चल रहे हैं, वो बंद हो, और ये बंद नहीं हुए तो इसलिए इजराइल वायलेट कर रहा है। इजराइल तो सिग्नेटरी है ही नहीं, तो ये इस वक्त कहना मुश्किल है कि किसकी गलती है। लेकिन अगर आप नहीं, इसमें आप सही कह रहे हैं, तो आप ये सही कह रहे हैं कि इजराइल सिग्नेटरी नहीं है, इजराइल सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल की लॉबी इतनी ज़्यादा दमदार है अमेरिका में कि वो उकसा रही है अमेरिकी सरकार को कि भाई साहब ऐसे काम चलेगा नहीं, आपको ईरान को सबक तो ठीक से सिखाना होगा। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ है। के सिन्हा साहब, 2 सवाल। पहला कि असली विलेन कौन है, ये जो नया दौर शुरू हुआ है हमले का, और दूसरा कि आपने कई सारी ऐसी लड़ाइयाँ देखी होंगी, ऐसा होता है अक्सर क्या कि सीज फायर हो गया और फिर समय समय पर हमले ऐसे होते रहते हैं, फिर कुछ दिन के बाद सब शांत हो जाते हैं? जय हिंद लक्ष्मण साहब, आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, आपका 2 सवाल है कि इसमें विलन कौन है। अरे पूरे अखाड़े में ही यदि आप लिखें तो विलन ही विलन हैं, तो आप किसी को कह लें। हाँ, परिस्थितियां कहें, आज यदि आप कहते हैं कि आज क्या हुआ, यदि हम 4 से 9 तारीख के बीच में देखते हैं
तो 4 से 9 तारीख के बीच में सुपर्द खाक की कार्रवाई चल रही है और 7 तारीख को ही यदि फायरिंग हो जाता है और 3 वेसल्स के ऊपर में, तो आप विलन कह देंगे कि नहीं ईरान विलन है। बट बात उसकी नहीं है। यदि आप पूरे परफेक्ट में देखेंगे तो आप 53 से देखें, 1953 से 1953, 1975 जब पेट्रो डॉलर आया, जिस समय ऑयल की बात हुई 79, तो आपको विलन दिखाई देगा अमेरिका, टोटल विलन। फिर आपको दिखाई देगा 2023 में तो ईरान विलन है। हुती हिजबुल्ला हमास के ऊपर में जो 7 अक्टूबर को हुआ, जो उन्होंने किया है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को लेकर के, जिस तरह से कलतुगार की, तो बहुत बड़ा विलन है, पूरा टेररिज्म है वो। और फिर उसके बाद यदि 2025 में आप देखें तो इसराइल भी उसमें घुस गया था, जो विक्टिम था वो भी घुस गया कि उन्होंने इतना लार्ज कर लिया अभी ग्रेटर। तो यहाँ पर सारे के सारे जो हेजेमनिक तरीके से अपने चीज़ों को, अपने हित को देखते हैं और वो सोचते हैं कि हेजेमनिक तरीके से हम उसको मनवा लेंगे। यदि ईरान कहता है कि ठीक है, जो ईरान को आज पता लगा, उस पहले तो पता ही था कि स्टेट ऑफ हार्मोज, जो कि एक जिसका उससे सिग्नेटरी नहीं है, 2 लॉज हैं सीज के। जब क्यों बात क्या हो रही है, स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर आज बात हो रही है। यदि हम ये परमाणु की बात ले आए तो उसमें एक और ऐड हो जाएगा, जो हम ये कहिए स्टेट ऑफ हार्मोज। इसके पहले तो कभी ईरान ने इसको शायद बंद नहीं किया था। उसको ये पता चल गया कि 28 तारीख के बाद जो 40 दिन की हुई, तो उसमें हम इसको लीवरेज कर सकते हैं, ज्योग्राफी उसके साथ में जो खून लगी, और उसको अब ये पूरा यकीन हो गया है कि हम इसको लिवरेज के अलावा हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। कंट्रोल करेंगे तो हम टैक्सेस, टोल, ये सब। और वो दलील देता है कि बॉस्फोरस की जो खाड़ी है, जो कि गवर्न नहीं होती, यूनाइटेड नेशन द लॉ ऑफ द सीज से गवर्न नहीं होती है, 39 का है, उसमें टर्की वहां लेवी करता है, पर टन $4 करता है वो, चाहे वो ब्लैक सी से जब वो मेडिटेरियन में आता है। इसी तरह बहुत है। तो देखिए ये जो यूनाइटेड नेशन का जो लॉज ऑफ सीज है, उसका सिग्नेटरी नहीं है, वो नहीं मानता है ईरान। तो वो उसका अपना तर्क है कि ये हमारे कंट्रोल में, 12 नॉटिकल माइल हमारे पास में है, 12 नॉटिकल माइल जो है ओमान के पास में है, टोटल 33 नॉटिकल माइल का है। तो इस जहाज से गुजरेगा तो हम पैसा लेंगे, जो कि यूनाइटेड नेशंस जो लॉ सीज है उसके जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की हम बात करते हैं, तो वहां गलती है। और उसने जो किया है वो अपने तरीके से, उसको लगता है कि हमारा पड़ला भारी हो गया, तो ये 9 तारीख का भी नहीं वेट किया उसने, 7 तारीख को ही 3 जहाजों को इसके ऊपर जिस तरह से फायरिंग किया, और वो ऑफ रैम्प नहीं देना चाहता है। देखिए जो चीजें हुई खास करके 28 तारीख को, वो ऑफकोर्स अमेरिका और इजराइल सबसे बड़ा उसके अंदर में था। कहीं ना कहीं उसने अमेरिका को ये कहा कि ये समय है, चेंज ऑफ रिजीम हो जाएगा, पूरा का पूरा ईरान के अंदर में आपका ये हो जाएगा, ऑयल आपके पास रहेगा, 74 में जो पेट्रो डॉलर लेकर आप आए हैं उसमें आपका दबदबा होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत बड़ी आंचें आ रही हैं, ब्रिक्स व्रिक्स सब शामिल हैं, ईरान भी ब्रिक्स में। आज भी देखिए जब इंडोनेशिया में हमारे प्रधानमंत्री, वहां पर भी यही चीजें चल रही हैं। जो ये क्योंकि आप तो इकोनॉमिक्स चैनल चलाते हैं, आपको ज्यादा पता है हम लोगों से। ये पूरी की पूरी लड़ाई उस बर्जस्व की है जिसके तेल को लेकर के ये है, और पेट्रो डॉलर नहीं खत्म होनी चाहिए। इसके बीच में क्या लोग कहते हैं, खाड़ी के देश भी उसके साथ नहीं आया था। पहले सऊदी अरेबिया होता था जिसने शुरू किया था, 1971 से बात शुरू हुई थी, 75 में आकर के पेट्रो डॉलर के अंदर में चीजें हुई, और सारे खाड़ी के देश जो पर्शियन गल्फ के देश हैं, जो जीसीसी कंट्रीज में घुस गए, कि उनको लगा कि ये होगा। आज वो चैलेंज हो रहा है, और चैलेंज सबसे बड़ी मुद्दा यही है। मुद्दा आप कुछ भी कह लें, और देखिए मिलिटरली कहीं ना कहीं अमेरिका को ये पता लग गया है कि आप वहां पर यदि आप लगाते हैं ना स्टेट, आप उसमें बोला कि हमने पूरा का पूरा उसको पकड़ लिया है, उसको मिलिटरली हमारी नेवल शिप्स वहां लग गए हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। वो अब नहीं काम करता है 21वीं सदी में। 21वीं सदी में आप जब एसिमेट्रिक वॉरफेयर में आप जो चीजों को करोगे, क्योंकि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो आज डोमिनेटिंग पोजीशन में है, इतनी आसानी से उसको नहीं आप झुका सकते। और ये पता चल गया, खास करके मुस्तफा को, और मुस्तफा को ये भी पता लगा है कि यदि हम ये करेंगे तो परमाणु संपन्न देश भी बनेंगे हम। वो उसके ऊपर हो रही है, आज ही बात हो रही है कि हम जो एनपीटी है उससे भी निकल जाएंगे। वो कह रहे हैं हमारे पास तो 2000 प्लूटोनियम है, उसका हम बना लेंगे, ये भी बातें चल रही हैं।
तो ये चीज है, ईरान को अपनी ताकत का एहसास हो चुका है। और खास करके देखिए ना, आज ये 7-8 दिन में जिस तरह से उसने पेश किया है, और काफी देश 100 से ज्यादा देश के लोग वहां पर गए, भारत से भी गए, लोगों ने की बहुत चेष्टा की उसको रोकने का। तो उसको ताकत का एहसास हो चुका है, और हेजमेनिक तरीके से इन चीजों को आप नहीं कर सकते। जो प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की धरती से कहें, सबको मिल करके इसको करना पड़ेगा। अमेरिका अकेला करना सबको चाहेगा मिल करके करना पड़ेगा, ये नहीं होगा। यदि आप इसको मिल के करते बातचीत के जरिए बातचीत के जरिए करना होगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा भी ऑस्ट्रेलिया की धरती से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है। आनंद आहूजा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि कई सारे सवाल हमारी बातचीत में निकल कर आ रहे हैं जिसका आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। आपके पास आने से पहले मैं एक बार चल लेता हूं मैं अपने शिवकांत शर्मा साहब के पास। शिवकांत शर्मा साहब, आपने दोनों लोगों की बात सुनी, एम्बेसडर दयाल और के सिन्हा साहब की बात। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं कि इसमें असली गुनहगार कौन है? क्या ये ट्रंप के आक्रामक रवैये का नतीजा है, या फिर जैसा कि अभी कह रहे थे के सिन्हा साहब, ईरान को लग गया है कि हमारे पास तो बड़ी ताकत हो गई और हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके दिखा दिया, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई जब यहाँ पे फ्यूनरल का प्रोसेसन चल रहा था, तो उस ताकत को अब एनकैश करना चाहता है। आखिर क्या माजरा है? दोनों ही बातें हैं कुछ हद तक, और जहां तक सबसे बड़े विलन की बात है तो मैं कहूंगा कि अविश्वास यहाँ सबसे बड़ा विलन है। और उस अविश्वास की अगर आप इतिहास में जड़ में जाएं तो 2004 में ये प्रतिबंध ईरान पर लगाने शुरू किए थे अमेरिका ने। प्रतिबंधों की राजनीति ये है अमेरिका में कि प्रतिबंध वहां कांग्रेस लगाती है, कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों के तहत आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। राष्ट्रपति उनसे छूट देता है, और वो छूट जो है वो अस्थायी होती है और कुछ वक्त के लिए होती है। इसलिए हो ये रहा है कि जब जब ईरान पर प्रतिबंध लगते हैं उसके बाद ईरान मानने को तैयार होता है। जैसे 2015 का समझौता हुआ, ईरान मानने को तैयार हो गया। उसके बाद जो उसके एसेट्स रिलीज कर, जो उसके मतलब उसके जो संपत्तियां जब्त की हुई हैं उनको छोड़ने की बात थी, या उसको आर्थिक छूट देने की बात थी, तेल बेचने की छूट देने की बात थी, वो सारी बातें पूरी नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस में इस तरह का कानून पास कराना राष्ट्रपति को जो है मुश्किल पड़ती है उसमें। और राष्ट्रपति छोटी छोटी छूट देते हैं, 6 महीने की छूट दे दी, 1 साल की छूट दे दी, उसके बाद नया राष्ट्रपति या खुद राष्ट्रपति ट्रंप साहब के बारे में तो ये है कि वो आज घोषणा कर दें कि साहब मैं छूट दे। उन्होंने अभी घोषणा की थी ना कि मैं ईरान को तेल बेचने की छूट देता हूं, अब उन्होंने वो वापस ले ली। इसी तरह से उन्होंने ये कहा था कि वो करीब करीब, ईरान का ये कहना है, मानना है कि 28 बिलियन के आसपास एसेट्स को रिलीज करेंगे। उसमें आनाकानी करनी शुरू कर दी कि साहब हम तो 6 बिलियन करेंगे, हम 8 बिलियन नहीं करेंगे। उसके बाद एक नया पेच था इसमें कि 300 अरब डॉलर का एक पुनर्निर्माण जो है वो फंड बनेगा। अमेरिका में झगड़ा शुरू हो गया इसको लेकर के, ये क्या कराए आप। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब ने कि अमेरिका एक धेला नहीं देगा इसमें, लेकिन ये है कि ये रिकंस्ट्रक्शन फंड बाकी दुनिया से किसी तरह से जमा किया जाएगा। उसकी बात आई गई होगी, उस पर कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो ईरान को तंग मतलब नाराज कर रही थी, ईरान को पसंद नहीं आ रही थी। और इसका जिक्र तो हम बातचीत में पहले कर ही चुके हैं कि लेबनान में जो समझौता हुआ था उसके तहत ये था कि लेबनान में भी लड़ाई रुकेगी, लेकिन लेबनान में लड़ाई नहीं रुकी, काफी दिनों बाद रुकी। तो इन सब चीजों के देखते हुए ईरान ने अपना जो है कुछ चाल चली है। और ईरान, जहां तक ये बात है कि होर्मुज में उसने हमले किए, तो जो आपका सहमति पत्र है, सहमति पत्र का क्लॉज ये कहता है कि ईरान 2 महीने तक आवाजाही नहीं रोकेगा, यानी वो ये सुनिश्चित करेगा कि जहाज जो है वो आजादी से आ जा सकेंगे, लेकिन रास्ता, ईरान का कहना यह है कि हम जो तय करेंगे वो रास्ता होगा। हो ये रहा है कि उस रास्ते की बजाय ओमान की जो जल सीमा है उससे होकर के एक नया रास्ता अमेरिका ने बनाया है, और ये जहाज उस रास्ते से जा रहे थे जो ईरान को पसंद नहीं है। तो ईरान जो है फिलहाल चुंगी नहीं ले रहा, किसी को रोक नहीं रहा, केवल वो ये चाहता है कि 60 दिन तक, जब तक ये बातचीत किसी सिरे पर पहुंचे, तब तक
उसकी जो शर्त है समझौते की, उस शर्त का अक्षरशः पालन किया जाए। अक्षरशः अमेरिका पालन अक्षरशः किया। पालन नहीं करता। तो दोनों दोनों तरफ से जो ये अविश्वास है, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता। ईरान खास तौर पे भरोसा नहीं करता, और ईरान को इसीलिए भरोसे के अभाव की वजह से ये जो होर्मुज को बंद करने वाला जो हथियार उसके हाथ में आया है, वो इसको अब छोड़ना नहीं चाहता। कि उसको ये लग गया है कि आज नहीं तो कल अमेरिका जो है जो भी वादा करेगा, जिस भी झांसे में फंसा करके समझौता करा लेगा, उसके बाद उससे मुकर जाएगा, तब हम क्या करेंगे। तो वो किसी भी कीमत लेकिन पर सवाल- अब होर्मुज पर नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहता। ये अकेला हथियार उसके पास बचा है।